हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है वो कथन बताना है। तो प्रारंभिक 3 मंजिलों की अधियोजना में भिन्नता है। कोई भिन्नता नहीं है, बिल्कुल जो पहली है वैसे ही दूसरी है, बस जो ऊपर उठती हुई है उसमें कम, जो परिधि है उसमें कमी होती नज़र आती है। इल्तुतमिश द्वारा इसको पूर्ण करवाया गया था। पूरी जो है कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं बनाई गई थी और ये 4 मंजिला है। तो सारे सही हैं, सिर्फ डी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही नहीं है। बाकी व्याख्या देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में प्रारंभ किया था, परंतु वह 1 मंजिल ही बनवा पाया था और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है 1212 में इल्तुतमिश ने पूरा किया था। यह एक मीनार है जिसकी मूलतः 4 मंजिलें हैं। 1370 में बिजली गिर जाने से इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए फिरोज शाह तुगलक के समय में फिरोज शाह तुगलक ने ही क्षतिग्रस्त चौथी मंजिल को तोड़वाकर उसकी जगह 2 मंजिलें बनवा दी थी, जिसकी चौड़ाई 238 फीट हो गई, जिसमें 360 सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर भी जा सकते थे, लेकिन वहाँ पे कुछ हादसा होने की वजह से क्या है, कुतुब मीनार के ऊपर तक अब नहीं जाने दिया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले है तुगरिल का विद्रोह। हाँ, तुगरिल का विद्रोह हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा अलाउद्दीन का देवरिया पर आक्रमण, तैमूर का, फिर उसके बाद है बहमनी और सबसे लास्ट में है तैमूर का आक्रमण। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बी ऑप्शन वैसे सही है। बलबन के शासनकाल में बंगाल के शासक तुगरेल का विद्रोह हुआ था 1279 में। 1295 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया था और 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। 1347 में 1398 में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के अंतर्गत विरासत का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो तुगलक काल में। तुगलक काल भारत में विरासत की संस्था के लिए चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। अफीफ लिखते हैं कि तुगलक काल में वजीर पद का न केवल महत्व बढ़ा, बल्कि फिरोज तुगलक के समय यह चरम शिखर पर जा पहुंचा। परवर्ती काल में सुल्तानों की निर्बलता के कारण वजीर और भी शक्तिशाली होने लगे, यहाँ तक कि वे सामान्यतः शासन विभाग तथा सैन्य विभाग दोनों के ही प्रधान बन बैठे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। 1/4 भाग जो है शासक को लेना पड़ता, 1/5 भाग जो है शासक को लेना होता था। ये वहाँ के उलेमाओं ने निश्चित किया था, लेकिन और जो 4/5 है वो सैनिकों को मिलता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसका उल्टा कर दिया। जो 4/5 भाग है वो अब कौन रखेगा, 80% वो शाही खजाने में जाएगा, यानी शासक रखेगा, और 1/5 भाग यानी 20% जो है सैनिकों को दिया जाएगा। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अलाउद्दीन की इसी परंपरा का पालन किया। तो दोनों का नाम याद रखना है कि ये 4/5 भाग किसने लिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे देखते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है। जियाउद्दीन बर्नी और उनकी पुस्तक का, इब्न बतूता, बदायूनी और मनूची। जियाउद्दीन बर्नी की जो पुस्तक है तारीख फिरोज शाही हो जाएगी। बदायूनी की है सीधे व्याख्या पे ही देखते हैं इसको। जियाउद्दीन बर्नी की है तारीख फिरोज शाही, इब्न बतूता की रहला है, बदायूनी की मुंतखब तवारीफ है, मनूची की स्टोरिया द मोगर है। तो एक बार फिर से देखते हैं, जियाउद्दीन बर्नी की है तारीख फिरोज शाही, इब्न बतूता की है रहला, बदायूनी की है मुंतखब तवारीख और मनूची की है स्टोरिया द मोगर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के प्रयास थे, उसने दक्षिण राज्यों का विलय नहीं किया। तो यहाँ पर क्या है, दोनों की दोनों ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सही हो जाएंगे, उनकी व्याख्या भी यहाँ पर सही हो जाएगी। तो बिल्कुल सही था कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण राज्यों के विलय के पक्ष में नहीं था, क्योंकि उन राज्यों पर आक्रमण कर केवल धन प्राप्त करना ही चाहता था। अर्थात कथन और कारण दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये तेलुगु कवि थे। कौन थे? तेलुगु कवि हो गए। व्याख्या देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में तुगुल वंश के शासक कृष्णदेव राय की राजसभा में तेलुगु के 8 कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, रहते थे, जिन पर तेलुगु साहित्य का संसार टिका हुआ था। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस राजा ने अपने शासनकाल में भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण कराया? तो भूमि का सर्वेक्षण करवाया कृष्णदेव राय ने। आगे निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एडोर्डो बारबोसा ने सती प्रथा का उल्लेख किया है। एडोर्डो बारबोसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कौन करता है? तो कृष्ण देव राय द्वारा ही करवाया गया था विट्ठल स्वामी मंदिर। विजयनगर के सभी मंदिरों में विट्ठल स्वामी मंदिर सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम अलंकृत है। इसमें विष्णु यानी विठोबा पठरपुर के प्रसिद्ध देवता भी की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर वन निर्माण कृष्णदेव राय के शासनकाल में 1513 में प्रारंभ हुआ तथा इसके उत्तराधिकारी के शासन में भी जारी रहा। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर का भी निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में। तो भारत की चारों दिशाओं में 4 महान मठों और विहारों यानी श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हमारा शंकराचार्य हो जाएंगे। शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं, उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारका में प्रसिद्ध मठों का स्थापना की थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 16वीं शताब्दी में कर्नाटक में दासकूट आंदोलन से संबंधित था? तो 16वीं शताब्दी में कर्नाटक में दासकूट आंदोलन संबंधित था पुरंदरदास से। दासकूट आंदोलन पुरंदरदास से। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चैतन्य का वृंदावन, ज्ञानेश्वर का अलिंदी। तो चैतन्य जो है वृंदावन तो मथुरा बिल्कुल नहीं थे, तो ये ही सही हो जाएगा, गलती पूछा है। बाकी ज्ञानेश्वर का अलिंदी, तुकाराम का देहू, माधवाचार्य का उडुपी, तो ये सारे सही हैं। वैष्णव संत चैतन्य का 1485 ईस्वी में बंगाल में नदिया ग्राम में हुआ था। चैतन्य का वास्तविक नाम जो है विशंबर था। बाल्यकाल में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। उनका लालन पालन उनकी माता ने किया था। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर विशेष बल दिया था। आगे देखते हैं। विठोबा उपासना लोकप्रिय थी। तो विठोबा उपासना लोकप्रिय थी महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। वैष्णव धर्म के मराठा पंथ या भागवत धर्म का लंबा इतिहास है। 13वीं शताब्दी के अंत तक महाराष्ट्र के कवि संतों ने भक्ति आंदोलन के दर्शन से इसे समृद्धि और तीव्रता दी। इसमें सर्व प्रमुख ज्ञानेश्वर हैं। वे एक ब्राह्मण थे और उन्हें मराठा धर्म का महान प्रतिपादक बताया गया। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पाठरपुर था। बाद में पाठरपुर जो है इससे विठोबा का पूजा स्थल महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रमुख आधार बनी। बीजक किसके प्रवचनों का संग्रह है? तो बीजक जो है कबीर का वाणी का ही संग्रह है। तो कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से सुविख्यात है। इसके रमैनी, सवत और साखी 3 भाग किए गए हैं। कबीर की भाषा पंचमेल भारतीय मिठाई है, जिसमें भारत को सभी भाषाओं के शब्दों का रसास्वादन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। किस सूफी संत ने कहा था कि हुनूस
हुजूर दिल्ली दूर अस्त, यानी कि यहाँ पर दिल्ली अभी दूर है, तो ये निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाबा फरीद के शिष्यों में शेख निजामुद्दीन औलिया का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उनका जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। यह कहा जाता है कि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल की विजय से लौट रहा था तो उसने आदेश भेजा था कि शेख गयासपुर खाली कर दे, किंतु यह आदेश सुनकर शेख निजामुद्दीन ने कहा कि हनुज दिल्ली दूर अस्त है, यानी दिल्ली अभी दूर है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ प्रिंटिंग जो है मिस हुई है, गलत प्रिंटिंग है। तो इसका अर्थ यही था कि दिल्ली अभी दूर है, उसने ये कहा था। तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है। आगे देखते हैं, शेख सलीम चिश्ती की समाधि कहाँ पर है। तो शेख सलीम चिश्ती की जो है फतेहपुर सीकरी में है समाधि। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। उसका निर्माण जो है अकबर के शासनकाल में हुआ था। यह मकबरा सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है और फतेहपुर सीकरी की यही एक इमारत है जिसमें संगमरमर के सिवा किसी और पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है। आगे देखते हैं, मुगल साम्राज्य में काजी कुल कुजात संबंधित था। तो काजी कुल कुजात जो है न्याय से संबंधित था। किससे, न्याय से संबंधित। सम्राट के सर्वोच्च अदालत के अंतर्गत केंद्र में काजी की अदालत होती थी। उसका मुख्य न्यायाधीश मुख्य काजी या काजी उल कुजात होता था। सर्वश्रेष्ठ उल्मा या फ़कीह अर्थात विधिवेत्ता की मुख्य काजी या काजी उल कुजात नियुक्त किया जाता था। समकालीन विधिवेत्ताओं के अनुसार काजी उल कुजात को वयस्क स्वतंत्र वाक्पटु विद्वान धर्मनिष्ठ तथा विधि का पूर्ण ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व के विभाग के एक अधिकारी के लिए किया गया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अकबर। अकबर के समय में ये शब्दावली क्या है, यूज़ की गई थी। गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने भूमि व्यवस्था में स्वयं रुचि लेना आरंभ किया। साम्राज्य की खालसा भूमि पर 182 करोड़ी नियुक्त किए। प्रत्येक के अंतर्गत इतना क्षेत्र होता था जिससे 1 करोड़ टन के अर्थात 2,50,000 रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त कर सकें। तो यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं जिसका हमें मिलान करना है। तो औरंगजेब का बनारस फरमान, मजहर की घोषणा, खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध जो है वो सबसे पहले हो जाएगा। अगर आपको डेट नहीं याद है तो खानवा का युद्ध यहाँ पर सबसे पहले होगा। तो 1 का जो है तीसरा, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन सही होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 1527 खानवा का युद्ध, 1555 जो है 1556 ये हो जाएगा अकबर का राज्यारोहण। 1556 में राज्यारोहण और 1579 हो जाएगा मजहर की घोषणा और लास्ट में है 1658 ये हो जाएगा औरंगजेब का बनारस फरमान। तो डी ऑप्शन सही है, बाकी वही चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, औरंगजेब के शासनकाल में निम्नांकित यूरोपीय यात्रियों में कौन आया था। तो औरंगजेब के शासनकाल में विदेशी यात्रियों का क्रम यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले कौन आया था, और ये नहीं है मतलब बताना है कौन कौन से आए थे। तो यहाँ पर हॉकिंस तो उसमें आया था, तो ये तो नहीं होगा 1। आगे देखते हैं, टेबरियन तो पक्का था, ये तो बिल्कुल था। आगे देखते हैं, तो या तो ये हो सकता है या तो फिर ये हो सकता है। आगे देखते हैं, और तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही होता है, यानी कि फ्रांसिस वर्नियर। निकोले कॉन्टी यहाँ पर नहीं है। ट्रेवेनियर हो गए, मनुची
वर्नियर, टर्नियर, मनोज, ये सारे के सारे औरंगजेब के समय के विदेशी यात्री थे। औरंगजेब के शासनकाल में यूरोपीय यात्री फ्रांसीसी ट्रेवेनियन, जेवी के ट्रेवेनियन, निकोलो मनुची आए थे। विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के शासनकाल में, निकोलो कॉन्टी जो विजयनगर सम्राट देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। आगे देखते हैं, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो अर्जुन देव हो जाएंगे, अर्जुन देव। जब मुगल बादशाह जहांगीर सिंहासन पर बैठा तब उसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया। वह भागकर पंजाब गया, जहां सिख गुरु अर्जुन ने भी उसे आशीर्वाद दिया और संभवतः कुछ आर्थिक सहायता भी दी। जहांगीर ने इस घटना के कारण गुरु की संपत्ति जब्त करने तथा उन्हें कैद करने का आदेश दिया। बंदी गृह में गुरु अर्जुन को कठोर यातनाएं देकर 1606 में मार दिया गया। आगे देखते हैं, फतेहपुर सीकरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका निर्माण एक पीढ़ी में हुआ, निरपवाद रूप से गहरे लाल रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, यही यहाँ पर सत्य नहीं है। बाकी मरियम का घर ईरानी मिट्टी चित्रों से सज्जित है। संरचना धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों ही हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुगल चित्रकला की विशेषता नहीं है? तो धार्मिक दृश्य यहाँ पर नहीं है, तो ये वाली विशेषता नहीं देखी गई मुगल काल में चित्रकला में। निम्नलिखित में से उनके निर्माण की तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले कुतुब मीनार ही बनाई गई थी, तो सी सबसे पहले होगा, तो 2 में है सी। फिर उसके बाद जो है आगरा फोर्ट का निर्माण किया गया था। ताजमहल जो है सबसे बाद में, यानी कि डी ऑप्शन जो है सबसे सही है। आगे देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण जो है 1191 में हुआ था। आगरा फोर्ट का निर्माण 1565 में हुआ था और फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1569 में हुआ था। आगरा का ताजमहल शाहजहां ने 1631 में बनवाया था। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता था? तो तोरण हो जाएगा, तोरण ही जो है वो शिवाजी ने जीता था। 1646 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर रियासत में मची गड़बड़ से लाभ उठाकर सर्वप्रथम तोरण के किले पर अधिकार कर लिया, जिसके पश्चात रायगढ़ के किले को जीता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किले में राजा राज मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा? तो कौन सा किला था? तो ये हो जाएगा जिंजी का किला। जिंजी के किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्ष तक रहा, तो वो किला था जिंजी का किला। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के अभियानों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो सबसे पहले अभियान जो है वो चाकन का है। चाकन, सूपा, सूरत पर प्रथम आक्रमण, बीजापुरी कर्नाटक अभियान, तो ए ऑप्शन ही सही है। सब फिर से एक बार देख लेते हैं, चाकन, सूपा, सूरत पर प्रथम आक्रमण, बीजापुरी कर्नाटक अभियान। आगे देखते हैं व्याख्या, शिवाजी के क्रमशः चाकन, पुरंदर, बारामती, तोरना, सूपा, तिकोना, लोहगढ़, रायरी आदि विभिन्न किलों पर अधिकार किया था। 10 फरवरी 1664 को शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया और 1677 से 78 में बीजापुरी कर्नाटक पर आक्रमण किया। उनका ये अंतिम अभियान था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि शिवाजी की 8 मंत्रियों की परिषद यानी कि अष्टप्रधान किसी भी प्रकार से कैबिनेट नहीं थी। 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, पर एक और उनकी व्याख्या भी क्या है, दोनों ही सही है। बाकी देखते हैं, शिवाजी को प्रशासन में सहायता के लिए 8 मंत्रियों की परिषद हुआ करती थी, जिसे अष्टप्रधान कहते थे। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। शिवाजी स्वयं प्रधानमंत्री थे और प्रशासन की बागडोर अपने ही हाथों में रखते थे। अष्टप्रधान केवल उनके सचिवों के रूप में कार्य करते थे।
उनका कार्य शुद्ध रूप से सलाहकार का था। आगे है 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था। तो पेशवा कौन था? तो आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। आगे देखते हैं बाजीराव प्रथम की 1740 ईस्वी में मृत्यु के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र बालाजी सेकंड, जो साधारणतया नानाजी साहब तथा बालाजी बाजीराव के नाम से विख्यात है, पेशवा बना। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध के समय बालाजी बाजीराव ही पेशवा था। आगे देखते हैं। तो यहीं तक ये क्वेश्चन थे, आगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कराएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।